नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतर होंगे। तो आज मैं एसएससी जीएसटी से रिलेटेड जो डाउट क्लियरेंस है उसके क्वेश्चन आंसर सेशन की मैं एक सेकंड वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें काफ़ी लोगों के प्रश्नों का समाधान मैंने किया और मैंने देखा कि उससे काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं। मुझे कमेंट में पता चला कि उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके मन में भी इसी तरह का संदेह चल रहा था, तो उनके जो समस्या का समाधान हुआ है। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आपके बीच लेकर आया हूं जिनका उत्तर मैं तुरंत आपको दूंगा, ताकि इस परीक्षा से संबंधित जो डिफरेंट डाउट्स और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं इसे। ये सवाल है कि जीएसटी फील्ड में नया हो, कहां से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए सर, कौन सी बुक अच्छी है। ये सवाल पूछा है कपिल पांचाल हर्ष जी ने। ये प्रश्न केवल इनका नहीं है, मुझसे इससे पहले भी कई लोगों ने पूछा है और लगातार अब भी मेरे YouTube कमेंट और बहुत जगहों पर लोग पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, कहां से शुरू करना चाहिए, मैं इसका एक डिटेल विवरण ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे ही YouTube चैनल पर जाइए, वहां एक प्लेलिस्ट है जिस प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी जीएसटी। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी जीएसटी, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। उसमें 8 वीडियो मिलेंगे आपको, टोटल 8। उस 8 वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया है कि सबसे पहले आप इस फील्ड में क्यों आए, इस फील्ड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या क्या होते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस की डिटेल मैंने दी है, बिल्कुल सिलेबस का पार्ट बिल्कुल फ्रैक्शन करके मैंने बताया है, कितने मार्क्स के क्या होते हैं बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स इसके लिए क्या क्या है वो भी मैंने बताया है। सेकंड पेपर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने उसमें बताया है, और ट्रांसलेशन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो टोटल 8 वीडियो मैंने कवर किए हैं। तो जिन लोगों ने भी अब तक उस सीरीज को नहीं देखा, उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, आप जाइए। और मुझे लगता है कि आप अगर उन वीडियोस को देख लेते हैं तो उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं रहेगा कि शुरुआत कहां से की जाए। तो मैंने काफी डिटेल में बताया है। अगर आपको उसको देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप मुझसे फिर से मेरे इंस्टाग्राम पर आकर कमेंट में या मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं, क्योंकि मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं यहां अगर देने बैठूं तो शायद 2 घंटे का वीडियो यही बीत जाए। तो चलिए मैं अगले प्रश्न के उत्तर में बढ़ रहा हूं। ये मुझसे पूछा है मनीषा गुप्ता अपूर्वा जी ने। इनका प्रश्न ये है कि क्या यह आवश्यक है कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की जाए। बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मेंस की तैयारी प्री की तैयारी से बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। दोस्तों, जो मेंस की जो तैयारी है वो बहुत आपके डेडिकेशन की मांग करती है, बहुत अधिक डेडिकेशन की डिमांड करती है। और अगर आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस और निबंध की प्रैक्टिस बहुत पहले नहीं स्टार्ट करते हैं तो आप लंबे समय तक उलझे हुए रहेंगे। तो आपको सेकंड पेपर की तैयारी काफी पहले करनी है, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और फर्स्ट पेपर ऐसा पेपर है जो कि हो सकता है कि आप 1 महीने की तैयारी 2 महीने या 3 महीने की तैयारी में क्रैक भी कर लें, लेकिन सेकंड पेपर की तैयारी अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो वो तैयार हो पाना, इसमें सक्सेस मिल पाना थोड़ा संदेह है इसमें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न जो है ये पूछा है ललित कुमार जी ने, और इनका प्रश्न ये है कि मेरा 2 इयर्स का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस है, मेरे 2 साल का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के एक इंस्टीट्यूशन में, तो क्या मुझे भी पीजीडीटी करना पड़ेगा। वैसे मेरा पीजीडीटी अक्टूबर मिड तक कंप्लीट हो जाएगा। ललित कुमार जी, सबसे पहली बात कि 3 कंडीशन हैं जो एसएससी एक्सेप्ट करती है। कंडीशन नंबर 1 कि आपका एक्सपीरियंस या तो स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से होनी चाहिए।
तो बिल्कुल आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से आप जैसा बता रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको पीजीडीटी की आवश्यकता ही नहीं है। आप वैसे भी कह रहे हैं कि आपकी पीजीडीटी अक्टूबर मिड तक कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको इसकी आवश्यकता वैसे लॉजिकल टर्म में नहीं है। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आपको ट्रांसलेशन का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, एक डीप नॉलेज हो जाएगी, आपको एक अच्छी समझ आपके पास डेवलप हो जाएगी। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, और एलिजिबिलिटी ही केवल नहीं बल्कि सिलेक्शन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। केवल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो विदाउट पीजीडीटी या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सवाल था ललित कुमार जी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों। प्रश्न ये है कि मेरी एजुकेशन जिस यूनिवर्सिटी से हुई है, ये श्रुति जी ने सवाल पूछा है, मेरी एजुकेशन जिस यूनिवर्सिटी से हुई है वहां डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बस मार्कशीट के नीचे पास्ड लिखकर दे देते हैं। तो क्या मुझे डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड है, तभी आपकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा। और जहां तक मैं जानता हूं ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो यूजीसी से अप्रूव्ड हो और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर मेन सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं देती है, लेकिन अगर आप वहां भी डिमांड करें तो वो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मेन सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, मैं इसे हल्का सा बता दूं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जब वो आपको मार्कशीट हैंड ओवर करती है तो इमीडिएटली उसके साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हैंड ओवर करती है, क्योंकि उनका जो मेन सर्टिफिकेट है उसको डिक्लेरेशन में, उसके इशू होने में काफी समय लग जाता है, कई बार 6 महीने, कुछ यूनिवर्सिटी तो 1-1 साल का समय लगा देती है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका हक है, आपको मिलना ही चाहिए, और विदाउट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप एसएससी में सिलेक्शन के लिए कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। तो कीप दिस इन योर माइंड कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने यूनिवर्सिटी से डिमांड करके लेना है अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, और बिल्कुल विथ रूल आपको यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करवाएगी। और इस बार के सिलेक्शन के लिए वो भी ध्यान रखें कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट 4 अगस्त 2022 के डेट के पहले का होना चाहिए। तो जल्दी करें, समय बहुत कम है आपके पास। तो अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नितिन धामा जी का। प्रश्न ये है कि सर मेरा एमए जून 2022 में कंप्लीट हुआ है, मैंने पीजीडीटी 2021 जुलाई में अप्लाई कर दिया था, जिसका एग्जाम 2022 में होना है, अभी होना है। अगर मैं 2022 का एग्जाम ना देकर 2023 में दूं तो क्या वो वैलिड होगा? क्योंकि डुअल डिग्री का नियम अभी आया है। तो क्योंकि जैसा कि आपने ये कहा भी कि डुअल डिग्री का नियम अभी आया है, दोस्तों मैं ये बता दूं कि मैं आपके प्रश्नों को एज इट इज लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उस तरीके से पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए एक किसी की भाषा, ठीक है, ताकि आप तक ये जो प्रश्न, जो मेरा उद्देश्य है कि प्रश्नों के जरिए मैं आपके सवालों तक पहुंचूं, इससे आपको भी, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, उनकी भी क्लैरिटी जो है हो जाए। तो मैं नितिन जी को बताऊं और जो बाकी लोग इस कंडीशन में हैं कि दोस्तों डुअल डिग्री का रूल इसी साल अप्रैल 2022 में आया है, अप्रैल 2022 में आया है। तो अगर आपका एडमिशन अप्रैल 2022 के पहले हुआ है और आप 2 कोर्सेज कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपकी डिग्री इनवैलिड मानी जाएगी उस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने पीजीडीटी और मास्टर डिग्री दोनों एक साथ किया है, तो उस आधार पर इनकी डिग्री इनवैलिड हो सकती है अगर ये साल 2022 में एग्जाम दें। तो इनके लिए बेहतर है कि साल 2023 में जाकर अपना पीजीडीटी अगर देते हैं तो इनके लिए स्पष्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल एसएससी के रूल के अकॉर्डिंग
बिल्कुल वैलिड होंगे, बिल्कुल इन्हें कोई समस्या नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के लिए। दोस्तों मैं ये संदेह बहुत सारे लोगों के मन में है, तो मैं जल्द ही प्रयास करूंगा कि डुअल डिग्री जो कंफ्यूजन है इस पर एक प्रॉपर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपके प्रश्नों का जो है उत्तर में और इसे डिटेल तरीके से मैं इसे क्लियर कर पाऊं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पूछा है पंकज जी ने कि सर मैंने मैथ्स MATS मैथ्स किया है, क्या इसके बाद मुझे PGDT भी करना पड़ेगा? तो पहले मैं उन्हें बता दूं कि मैथ्स क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है। मैथ्स मीन्स MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज, MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज, यानी कि ट्रांसलेशन स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री। तो दोस्तों बताओ कि भले ही आपने मास्टर डिग्री ट्रांसलेशन स्टडीज में किया है, लेकिन SSC क्या मांग करती है? SSC मांग करती है कि आपके पास ट्रांसलेशन में या तो 1 ईयर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या उसके कोई इक्विवेलेंट मान सकते हैं आप, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो क्योंकि MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज आपने किया है, तो इसका मतलब इसे दोनों के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइदर इसे मास्टर डिग्री के लिए कंसिडर किया जाएगा या फिर इसे PGDT के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों में से किसी एक के लिए ही इसे कंसिडर किया जाएगा, दोनों के लिए नहीं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने ट्रांसलेशन स्टडीज कर ली और आपने सोचा कि मैं अब बिल्कुल एलिजिबल हो गया हूं क्योंकि मुझे PGDT करने की आवश्यकता नहीं, मैंने तो मास्टर डिग्री इन ट्रांसलेशन स्टडीज कर लिया है। बिल्कुल नहीं। मास्टर डिग्री इन ट्रांसलेशन स्टडीज करने के बावजूद भी या आइदर आपके इस ट्रांसलेशन स्टडीज मास्टर्स को मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा या फिर PGDT के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इन शॉर्ट, आपको उसके बाद भी PGDT करना ही पड़ेगा। दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए, आई होप आप मेरे प्रश्न का उत्तर जो है समझ पाए हो, मैं समझा पाने में आपको कामयाब हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। ये पूछा है मुझसे नेहा जी ने। प्रश्न ये है कि सर SSC GST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को 4 अगस्त के पहले रिन्यू करवाना है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई है कि अगर 4 अगस्त 2022 के पहले तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड था, तो ये ध्यान रखें कि इस डेट को, ये जो क्लोजिंग डेट है 4 अगस्त 2022 के समय तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि उस समय ये इनवैलिड ना हो, ये एक्सपायर्ड ना हो गया हो। तो ये ध्यान रहे, फॉर्म भरते समय आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और साथ ही साथ सेम चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उस बीच के ड्यूरेशन में अगर ये इनवैलिड भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप एग्जाम दे रहे हैं प्री का या मेंस का, या फिर जब वेटिंग पीरियड चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बीच का, तब वो इनवैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 पीरियड में, पहला जब आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और दूसरा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है या हो रहा है, उस समय आपका ये सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए। मैंने पिछले साल और उसके पिछले साल कई ऐसे कैंडिडेट को देखा जो इसके कारण बहुत अधिक परेशानी का जिन्हें सामना करना पड़ रहा था, बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैं नहीं चाहूंगा दोस्तों कि आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। जो प्रश्न है वो मुझसे पूछा है दीप शिखा जी ने कोलकाता से। तो कोलकाता से दीप शिखा जी ने जो पूछा है वो ये है कि मेरा नाम दीप शिखा है, क्लास 10-12 में मेरा नाम दीप डैश शिखा, डीप स्पेस शिखा था, और बाद के डिग्री के सभी सर्टिफिकेट में दीप शिखा यानी कि दीप विदाउट स्पेस शिखा, दीप शिखा एक साथ विदाउट स्पेस। तो एसएससी के फॉर्म में मुझे कौन सा नाम भरना चाहिए, यानी कि बिना स्पेस वाला या विथ स्पेस वाला? विथ स्पेस वाला, जहां पर इनके नाम के बीच में दीप और शिखा दो अलग अलग थे, ये इनका क्लास 10 और 12 में था, और क्लास 10 और 12 के बाद इनके जितने भी सर्टिफिकेट हुए उनमें इनका नाम एक साथ दीप शिखा था।
तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी आईडीज हैं उनमें भी जो है इनका नाम एक साथ ही रहा है, दीप और शिखा के बीच में कोई स्पेस नहीं। तो दीप शिखा जी, अभी सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपके करंट सर्टिफिकेट हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना नाम दें, दीप विदाउट स्पेस शिखा, एक साथ वाला। और दूसरा आप सबसे पहले काम ये कर लें कि तुरंत आप जाकर के कोर्ट के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, दोस्तों मजिस्ट्रेट की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अपने नाम का एक एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, कि आपके 10 और 12 में क्या प्रॉब्लम था उस समय और अभी आपने क्या किया है। ये दूसरा पॉइंट करें आप, दूसरा काम। तीसरा काम आप ये करें कि स्थानीय अखबार, जो भी लोकल न्यूज़पेपर है, उनमें आप एक एडवर्टाइजमेंट दे दें कि आपका नाम दीप स्पेस शिखा से बदलकर दीप विदाउट स्पेस शिखा किया जा रहा है, और उसकी प्रति जो है उस अखबार को आप खरीदें और उसकी 2 कॉपी जो है अपने पास कट आउट करके रख लें। इन फ्यूचर इसका भी उपयोग होता है। और एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप जो भी आपने जिस भी स्टेट बोर्ड से अपना क्लास 10 मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप अपने नेम चेंज के लिए, स्पेस हटाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कई सालों बाद भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि आपका क्लास 10 बहुत पहले कंप्लीट हुआ होगा, तो आप ये अभी भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद भी मेरे पास कई प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों पर भी आऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि एक और वीडियो लाना पड़ेगा, फिर मैं उन प्रश्नों पर आकर के आपसे बेहतर ढंग से बातचीत करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर बात कर सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट मुझसे अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जिनका सिलेक्शन साल 2020 में हुआ है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी के जरिए, और हम लोग बात करेंगे और आप को अधिक से अधिक लोगों तक अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मैं मौका देना चाहूँगा। तो आइए और ज़रूर जुड़िए। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड लक।